दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक साय से होती है। एक परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। उसी समय एक इंसान की नींद खुल जाती है और इस इंसान का नाम है थियो। थियो उस समय एक डरावना सपना देख रहा था। वो बेचैनी से उठकर तुरंत अपनी बेटी के कमरे में जाता है, ये देखने के लिए कि उसकी बेटी ठीक तो है। उसकी छोटी सी बेटी एला गहरी नींद में आराम से सो रही थी। अपनी बेटी को सेफ देखकर थियो को थोड़ा राहत महसूस हुआ। वापस अपने कमरे में आकर थियो अपनी नींद और तनाव दूर करने वाली दवा लेकर सोने चला जाता है। दरअसल थियो की हर रात इसी तरह बुरे और डरावने सपनों के साथ कटती थी। अब अगली सुबह थियो की पत्नी सुजैन काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। काम पर जाने से पहले वो हमेशा की तरह अपने पति थियो से मिलती है। दोनों एक साथ काफी खुश नजर आ रहे थे। थियो और सुजैन की उम्र में काफी बड़ा डिफरेंस था। इसके बावजूद भी इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। इन दोनों के साथ इनकी छोटी सी बेटी एला भी रहती थी। तीनों एक बहुत बड़े और आलीशान घर में रहते हैं। कुछ समय बाद थियो अपनी पत्नी सुजैन से मिलने उसके शूटिंग सेट पर पहुंचता है। दरअसल सुजैन एक एक्ट्रेस है। जब थियो सेट पर पहुंचता है तो प्रोडक्शन असिस्टेंट उसे ये कहकर अंदर जाने से रोक देता है कि तुम किसी भी एंगल से सुजैन के पति तो नहीं लगते, तुम तो उसके पापा जैसे लगते हो। ये बात सुनकर थियो को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उस असिस्टेंट को अच्छी तरह पता था कि थियो ही सुजैन का पति है। दरअसल वो असिस्टेंट थियो को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने जानबूझकर थियो को ये बात कही। अब शूटिंग खत्म होने के बाद थियो और सुजैन मिले। सुजैन ने बड़े उत्साह से अपने पति को बताया कि आज उसे एक बहुत अच्छा रोल ऑफर हुआ है और वो इस नए रोल को लेकर बहुत खुश भी है। पर इस रोल की एक शर्त ये थी कि इसमें सुजैन को काफी कपड़े उतारने पड़ेंगे, यानी कुछ बोल्ड सीन्स शूट करने होंगे। ये बात सुनकर थियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो इस बात से परेशान भी हो गया। हालांकि थियो की इस परेशानी की वजह से सुजैन अपना एक्टिंग करियर खतरे में डालना नहीं चाहती थी। और उसी रात पति पत्नी ने एक योजना बनाई कि वो कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर कहीं घूमने जाएंगे, ताकि परिवार के साथ वो थोड़ा सुकून भरा अच्छा समय बिता सके। फॉर्चुनेटली से आने वाले 15 दिन तक सुजैन की कोई शूटिंग नहीं थी। उसने घूमने के लिए हामी भर दी। इसके बाद दोनों ने फौरन ही एक घर छुट्टियां बिताने के लिए किराए पर ले लिया। अब अगली ही सुबह परिवार अपनी ट्रिप पर निकल पड़ती है। इनका ये ट्रिप प्लान शहर से बहुत दूर था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो शहर के शोर शराबे से दूर एक शांत वातावरण चाहते थे। सफर के दौरान थियो और सुजैन बातचीत में इतने खो गए कि सुजैन का ध्यान अचानक सड़क से हट गया और उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते रह गया। खैर, कुछ समय बाद परिवार सुरक्षित अपनी छुट्टियों की जगह पर पहुंच ही गया। उनकी बेटी एला को नया घर काफी पसंद आया। वह सुजैन भी इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। पर जल्द ही उन्हें एक बात का एहसास हुआ कि उस घर में एक बड़ी कमी है। यहाँ मोबाइल फोन का नेटवर्क नहीं आता है। हालांकि थियो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सुजैन ने परेशान होकर पूरे घर में घूम घूम कर नेटवर्क तलाशनी शुरू कर दी। उनकी 6 साल की बेटी एला खेल रही थी। खेलते हुए उसने अपने पिता थियो से अचानक एक मासूम सवाल पूछ लिया कि जब कोई इंसान मरता है और स्वर्ग चला जाता है तो वहाँ का जीवन कैसा होता है। थियो व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ग जैसे कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी बेटी का दिल रखने के लिए एक काल्पनिक कहानी बता दी ताकि एला खुश हो जाए। रात के वक्त एला कमरे में अपनी परछाई के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक उसकी नजर एक बड़ी सी अजीब और रहस्यमय परछाई पर पड़ी। कुछ देर बाद जब थियो अपनी बेटी को सुलाने कमरे में आया, तब एला ने डरते हुए अपने पिता को उस बड़ी और अजीब सी परछाई के बारे में बता दिया। मगर थियो को लगा कि शायद एला कल्पना कर रही होगी, इसलिए उसने अपनी बेटी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बेटी को आराम से सुलाकर कमरे से चला गया, लेकिन एला उस समय भी अंदर ही अंदर काफी डरी हुई थी। उसके जाने के बाद फिर से एला ने उसी डरावनी बड़ी सी परछाई को देखा। इधर घर का थर्मोस्टेट खराब हो गया था, जिसकी वजह से घर के अंदर काफी ठंड महसूस हो रही थी। सुजैन ने थियो से कहा कि कल सुबह वो मकान मालिक से बात करके इसे ठीक करवा देगी। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी अपने बीते हुए समय के बारे में बात करने लगे। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी मासूम सी बेटी छिप छिप कर उनकी सारी बातें सुन रही है। तभी अचानक थियो की नजर अपनी बेटी पर पड़ गई। थियो तुरंत उठकर बेटी के कमरे में गया, ये देखने के लिए कि क्या वो सोई है या नहीं। उसने देखा कि एला तो आराम से सो रही है। थियो ने घर की सारी लाइट्स बंद कर दी और वापस अपने कमरे में आया। इधर सुजैन अपने कमरे में बैठकर टीवी सीरीज देखने के लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही थियो कमरे की ओर बढ़ा, अचानक घर का एक दरवाजा खुद ही अपने आप खुल गया। थियो ने इसे नोटिस तो किया और दरवाजे को फिर से बंद भी कर दिया। तभी दीवार पर लगी एक अजीब सी तस्वीर उसे नजर आई, लेकिन उसने ये सोचकर तस्वीर को नजरअंदाज कर दिया कि शायद यहाँ पहले रहने वाले किसी परिवार की तस्वीर होगी। थियो जब कमरे में लौटा तो देखता है कि उसकी पत्नी सुजैन टीवी सीरीज देखते देखते इंतजार करते करते कब सो चुकी थी उसको भी नहीं पता। घड़ी पर उसकी नजर गई, जिसमें 3:12 बज रहे थे। वो हैरान था कि उसे इतना समय बाहर कैसे हो गया, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। अपने बुरे सपनों के चलते थियो को अक्सर नींद ठीक से नहीं आती थी। इस रात भी उसे बहुत डरावने सपने आने लगे, जिसमें उसके अतीत की कुछ बेहद डरावनी झलकें दिखाई देने लगी। अचानक वो बेचैनी में उठा और जब उसकी आंख खुली तो उसने एक पर्ची पर लिखा मैसेज पाया, जो
उसकी पत्नी सुजैन ने छोड़ा था। पर्ची पर लिखा था कि वो एला को लेकर बाहर घूमने गई है और थियो अपने थेरेपिस्ट की सलाह के मुताबिक डायरी जरूर लिखे। थियो अपनी भावनात्मक समस्याओं से निपटने के लिए एक डायरी रखा करता है अपने पास। उसे अपनी फीलिंग्स को लिख लेने से काफी राहत मिलती थी। ये उसकी चिंता और तनाव को कम करने में बेहद मदद करता था। असल में यदि जीवन में किसी को भी किसी बात की चिंता या तनाव हो तो उसे अपनी फीलिंग्स को कागज पर उतारने से काफी फायदा होती है। उधर जंगल में सुजैन अपनी बेटी एला के साथ सैर कर रही थी। अब खेलते खेलते अचानक एला एक पेड़ पर चढ़ गई। सुजैन घबराकर उसे नीचे उतरने के लिए कहती रही, लेकिन एला उसकी बात नहीं सुनी। वो ऊपर से अपनी माँ से कुछ सवाल पूछने लगी। अचानक उसने अपनी माँ से सवाल किया कि आखिर सभी लोग उसके पापा से इतने नफरत क्यों करते हैं। सुजैन ने उसे दोबारा नीचे आने के लिए कहा, लेकिन एला उसकी बातों को अनसुना करी और ऊपर चढ़ने लगी। तभी अचानक बच्ची का पैर फिसल गया और वो पेड़ से नीचे गिर गई। सुजैन तुरंत ही उसे पकड़ लेती है। इस घटना के बाद सुजैन एला को बताती है कि लोग उसके पिता से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि थियो की पहली पत्नी, जिसका नाम कैरोलिना था, उसकी मौत एक बाथटब में डूबने से हुई थी। दरअसल कैरोलिना गंभीर मानसिक तनाव और डिप्रेशन से गुजर रही थी, जिसके चलते वो हमेशा दवाइयां खाकर नशे की हालत में रहती थी। एक रात वो बाथटब में डूबकर मर गई। इस घटना के बाद लोगों को ये शक था कि थियो ने ही पैसों की लालच या किसी और वजह से कैरोलिना को मार दिया होगा। थियो एक सफल और अमीर बैंकर था, इसलिए मीडिया और लोग यही कहने लगे कि उसने अदालत में पैसे देकर केस को दबा दिया होगा। लंबे समय तक ये खबर मीडिया की सुर्खियों में रही और थियो के कॉम्पिटिटर्स ने भी इस मौके का फायदा उठाकर उसके खिलाफ माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। वो चाहते थे कि थियो जेल जाए, लेकिन कोर्ट में जज ने उसे निर्दोष करार दिया। इसके बावजूद थियो का जीवन इस घटना के बाद बिल्कुल बदल गया, क्योंकि ज्यादातर लोग उससे नफरत ही करने लगे थे। अब थियो कुछ जरूरी दवाइयां लेने लोकल स्टोर पर जाता है। वहाँ का मालिक उससे अजीब सा सवाल पूछता है। वो कहता है, क्या उस घर में अभी तक तुम्हारे साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई हैं या नहीं? पहले तो थियो को उसकी बात बेतुकी लगी, फिर उसी बुजुर्ग दुकानदार ने उसे एक रूलर दिया और कहा, ये तुम्हारे काम आने वाला है। घर जाकर दीवारों और घर के एंगल्स को जरूर नापना। थियो उस व्यक्ति की बात सुनकर थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सामान लेकर अपनी कार की तरफ चल दिया। कार तक पहुंचते ही एक रहस्यमय महिला ने अचानक थियो से कहा, तुमने इस लेटर देख लिया है? ये सुनते ही थियो ने सोचा कि यहाँ के लोग शायद पागल वागल है। उसने खुद से ही बातचीत शुरू कर दी, कहीं ये जगह मेरा ससुराल तो नहीं है। घर लौटकर आने पर थियो को पता चला कि सुजैन ने एला को उनके और कैरोलिना के अतीत के बारे में सारी बातें पहले ही बता दी है। थियो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसने और सुजैन ने पहले ये निर्णय लिया था कि एला जब 7 साल की हो जाएगी तब उसे इस घटना के बारे में बताएंगे। लेकिन सुजैन का कहना था कि अब एला से ये सब छुपाना ठीक नहीं था। उस रात परिवार एक साथ बैठकर खामोशी से डिनर कर रहा था। वातावरण बेहद तनावपूर्ण था। अचानक एला ने अपने पिता के हाथ पर प्यार से हाथ रखा और कहा, पापा मैं आपके साथ हूँ, चाहे जो भी हो। अपनी बेटी के इस प्यार और समर्थन को महसूस कर थियो का आत्मविश्वास एकदम बढ़ गया। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उस रात बेडरूम में आने के बाद सुजैन बाथरूम में नहाने चली गई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए थियो ने उसके फोन को चेक किया, लेकिन फोन में कुछ भी ऐसा सस्पेक्टेड नहीं मिला। फिर उसने सुजैन का टैबलेट और लैपटॉप दोनों चेक किया, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। अब थियो को यकीन हो गया कि सुजैन उसे धोखा नहीं दे रही, वो सिर्फ उससे ही प्यार करती है। थोड़ी देर बाद सुजैन कमरे में वापस आ गई। थियो ने उससे कहा कि उसने एला को सब कुछ बताने वाली बात के लिए उसे माफ किया। दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो गई और वो प्यार से साथ में सो गए। लेकिन रात में फिर थियो की नींद एक बुरे सपने की वजह से खुल गई। उसे फिर अपने अतीत के काले और डरावने सीन दिखाई देने लगे। उसने बेचैनी से अपनी डायरी निकाली और अपने सपने और फीलिंग्स लिखना शुरू कर दिया। तभी थियो ने देखा कि डायरी में पहले से ही लिखा हुआ था, इस घर से जल्दी चले जाओ। ये देखकर थियो पूरी तरह घबरा गया। तभी अचानक अलमारी के पीछे से अजीब सी आवाज आई। उसने तेजी से मुड़कर देखा तो शीशे में उसकी परछाई स्थिर बनी रही, मतलब स्टेबल थी, जबकि वो घूम चुका था। उसे लगा कि ये कैसे पॉसिबल है। वो उठकर उस अलमारी के पास गया तो उसने वहाँ एक रहस्यमय दरवाजा देखा जो पहले नहीं था वहाँ पे। थियो ने डरते हुए उस नए दरवाजे को खोला और देखा कि उसके आगे एक पुराना धूल से भरा रहस्यमय कॉरिडोर था, मानो बरसों से वहाँ कोई गया ही ना हो। फिर अचानक उसे अपने पीछे एक लड़की की परछाई महसूस हुई जो उसके शरीर में सिहरन पैदा कर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया। थियो अब उस अजीबोगरीब गलियारों में खड़ा था जहाँ वर्षों से साफ सफाई भी नहीं हुई थी। हर तरफ धूल मिट्टी फैली थी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई क्योंकि उसे लगा कि पीछे कोई लड़की की परछाई है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि सिर्फ परछाई देखकर ही उसे ये पता चल गया था कि ये लड़की की परछाई है। थियो ने घबराकर पूछा, क्या यहाँ कोई है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अचानक गलियारे में एक तेज रोशनी चमकी, जैसे किसी ने फ्लैशलाइट से उसकी फोटो क्लिक कर दी। जब उसकी नजर जमीन पर पड़ गई तो उसने देखा कि फर्श पर ढेर सारी फोटो बिखरी पड़ी है। ये तस्वीरें देखकर थियो की जरूर रूह कांप गई होगी। उन तस्वीरों के बीच में उसे अपनी बेटी एला का खिलौना भी पड़ा मिला, जिसे उसकी चिंता और बढ़ गई। थियो के साथ अब और भी डरावनी घटनाएं होने लगी। उसने महसूस किया कि ऐसी ही घटनाएं कैरोलिना की मौत से पहले भी उसके साथ हुई थी।
थियो अपना होश संभालते हुए खुद को थप्पड़ मारते हुए कहने लगा, नहीं नहीं, ये सिर्फ सपना है, ये सच नहीं हो सकता। अचानक उसकी आंख सचमुच खुल गई और वो सचमुच अपने बेड पर ही था। यानी जो कुछ भी अभी उसने देखा वो सिर्फ एक डरावना सपना था। थियो ने राहत की सांस ली, फिर अपनी पत्नी सुजैन को जगाकर सब कुछ बता दिया। सुजैन बोली, तुम तो पूरी रात घोड़े बेचकर सो रहे थे, तुम तो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं रहे थे, जरूर ये सब तुम्हारा ही सपना होगा। थियो ने कुछ राहत महसूस करते हुए सुजैन से पूछा, क्या तुम्हें ये सब पसंद है? सुजैन ने साफ शब्दों में कहा, नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो। इसके बाद तीनों ने फौरन ही सामान पैक करना शुरू कर दिया। थियो ने फैसला किया कि अब वो इस घर से जाने वाले हैं। सुजैन और एला गार्डन में खेल रहे थे। उन्हें ऐसे देखकर थियो के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने सुजैन को अंदर बुलाने के लिए मैसेज किया, पर लड़की का फोन तो टेबल पर रखा हुआ था और सुजैन के हाथ में कोई दूसरा फोन था। थियो ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। उसने अपना डायरी खोलकर देखा तो सच में उसमें पहले से लिखा हुआ था, इस घर को तुरंत छोड़ दो। यानी रात में देखा सपना शायद सपना नहीं था। थियो उलझन में पड़ गया कि क्या ये सच था या कोई सपना। थियो तुरंत सुजैन के पास गया और सीधे सवाल करता है, कौन है तुम्हारी जिंदगी में? सुजैन ने भी अब सच बताना ही सही समझा और थियो को साफ साफ बता दिया कि मैक्सिको की शूटिंग के दौरान उसका अफेयर मार्क नाम के लड़के से हो गया था। थियो गुस्से से बोलता है, वो लड़का यहाँ पर भी आया है नहीं? उसी ने डायरी में घर से जाने वाला मैसेज लिखा था क्या? लेकिन सुजैन ने साफ कह दिया कि मार्क यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ बिल्कुल नहीं आया। गुस्से में थियो ने कहा, मुझे और मेरी बेटी को कल सुबह तक अकेला छोड़ दो। सुजैन अपनी बेटी एला को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास अब कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। थियो गुस्से में एला को लेकर घर में अंदर चला गया। अंदर आते ही एला भी डरते हुए बोली, पापा मुझे ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी रात को डरावने सपने आ रहे हैं। थियो ने एला को वादा किया कि कल सुबह सुजैन के आते ही वो लोग इस घर को छोड़ देंगे। दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तभी थियो ने फर्श पर गिरा हुआ पानी देखा। आश्चर्य की बात ये थी कि पानी अपने आप धीरे धीरे गायब हो रहा था। थियो ने सोचा, ये तो बिल्कुल फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। उसने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर से फर्श पर पानी गिराया और बार बार वो पानी गायब होता जा रहा था। ये देखकर थियो ने स्टोर ओनर द्वारा दिया हुआ वो स्केल निकाल लिया और घर के कोनों और दीवारों को नापना शुरू कर दिया। दीवारें बिल्कुल सीधी नजर आ रही थी, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था। थियो ने जब अंदर और बाहर दोनों तरफ से दीवारों को नापा तो पाया कि अंदर की लंबाई चौड़ाई बाहर की तुलना में काफी ज्यादा थी। ये देख थियो हैरान रह गया, ये बिल्कुल ही नामुमकिन था। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इधर एला को ठंड लग रही थी। वो अपनी जैकेट लेने अंदर कमरे में गई, लेकिन जब वो बाहर आने लगी तो बाहर नहीं आई। बच्ची अचानक बीच रास्ते में कहीं गायब हो गई। थियो को लगा कि एला शायद उसके साथ लुका छुपी खेल रही है, लेकिन एला की जैकेट वहीं कमरे में पड़ी हुई थी और एला पूरे घर में कहीं नहीं मिली। उधर एला उसी पुराने और अजीब कॉरिडोर में पहुंच गई थी जो थियो को सपने में दिखा था। बच्ची जोर जोर से चीख कर अपने पापा को बुला रही थी। थियो एला को ढूंढते हुए जब एक कमरे से बाहर निकला तो अचानक खुद को किचन में पाता है, वो जो कि असंभव था क्योंकि किचन दूसरी तरफ था। थियो अब कंफ्यूज था, इसलिए उसने गेट के सामने कुर्सी लगा दी ताकि दिशाओं में उलझन ना हो। फिर अचानक उसे वही लंबा काला गलियारा दिखाई दिया जिसमें वो सपने में आया था। उसी वक्त एला की आवाज उस तक पहुंचने लगी और थियो तेजी से गलियारों की ओर बढ़ने लगा। थियो ने उसे काले लंबे और डरावने गलियारों में दौड़ते हुए अपनी बेटी एला को आवाज देना शुरू कर दिया। एला लगातार अपने पिता को मदद के लिए पुकार रही थी। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो आवाज किस तरफ से आ रही है। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। एला बिना कुछ सोचे समझे उस दरवाजे के अंदर चले गई। उसके सामने एक बाथ-टब रखा हुआ था जिसमें कोई महिला लेटी थी। वो महिला पानी के अंदर डूबी हुई लग रही थी। बच्ची डरावना दृश्य देखकर पूरी ताकत से चिल्लाती है। उसकी आवाज थियो के कानों में पड़ गई और वो तेजी से उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। इधर एला को अचानक वही डरावना आदमी दिखाई देने लगा जो अक्सर उसके सपनों में आता था। वो व्यक्ति एला को डराने लगा। मासूम बच्ची बहुत घबरा गई और रोने लगी। उधर थियो बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी के करीब पहुंचा और आखिरकार उसे ढूंढ ही निकाला। उसी पल वो डरावना कॉरिडोर अचानक से गायब हो गया। थियो और एला दोनों बहुत डरे हुए थे। थियो ने घबराकर सुजैन को कॉल किया पर उसका फोन बंद आ रहा था। उसे याद आया कि उसके पास तो दूसरा मोबाइल फोन भी है, उस पर कॉल करके देखते हैं, लेकिन फिर भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो अब थियो ने तुरंत उसी लोकल स्टोर वाले बुजुर्ग आदमी को कॉल किया और कहा, जल्दी से एक टैक्सी भेज दो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना है। लेकिन उस स्टोर वाले ने जवाब दिया कि इस इलाके में टैक्सी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है भाई। उसने थियो को एक और चौंकाने वाली बात कह दी कि ये एक ऐसा घर है जिसके अंदर के एंगल्स और दीवारें कभी मेल नहीं खाती। ये घर हमेशा बदलता रहता है। पहले यहाँ एक दूसरा घर था, उसमें भी पहले एक पुराना टावर था जिसके बारे में शहर में कई भूतिया कहानी मशहूर है। थियो की बेचैनी बढ़ती चली गई। उसने स्टोर वाले आदमी की आवाज ध्यान से सुनी। उसे अचानक ये महसूस हुआ कि ये आवाज उसने पहले भी कहीं सुनी है। वो इस बात से थोड़ा डर गया। तभी उसकी नजर फिर से दीवार पर लगी हुई पुरानी तस्वीर पर गई, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गया। थियो ने जल्दी से एला को कैप पहनाई और फैसला किया कि अब वो पैदल ही जाने वाले हैं। थियो ने दरवाजा खोलना चाहा पर ये क्या, दरवाजा अब उससे खुल ही नहीं रहा था। उसने बार बार दरवाजा खींचना शुरू कर दिया। फिर एला ने भोलेपन से कहा, पापा ये दरवाजा लॉक है। बेचारा बुढ़ाऊ दिमाग खत्म हो चुका था उसका। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है।
किसी तरह दोनों दरवाजा खोलकर बाहर आ गए। बाहर आते ही दोनों ने देखा कि घर के अंदर दूर एक बड़ी सी परछाई नजर आई जो तुरंत गायब हो गई। बाहर कड़ाके की ठंड थी। थियो ने एला को ठंड से बचने के लिए गोद में उठा लिया। दोनों इस अंधेरे में काफी देर तक पैदल चलते रहे, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो जितना चलते बार बार घूम फिर कर उसी डरावने घर के सामने आ पहुंचते। ये देखकर थियो दंग रह गया, क्योंकि ऐसा होना तो नामुमकिन था। एला ने भी साफ कह दिया कि वो दोबारा इस भूतिया घर के अंदर नहीं जाना चाहती, पर बाहर ठंड काफी तेज थी, इसलिए उन्हें अंदर जाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा विकल्प ना होने के कारण थियो ने बेटी से वादा किया कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा बेटा, और कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर दोनों मजबूरी में उसी डरावने घर में दोबारा लौट आए। अंदर आकर दोनों ने देर तक बातें की। थियो ने अपने बेटी को बताया कि उसने जिंदगी में पैसे और सफलता बहुत आसानी से पा लिए थे, इसलिए कभी उसने इनकी अहमियत नहीं समझी। लेकिन जब एला उसकी जिंदगी में आई तो वो पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी गलत आदतें छोड़ दी और सिर्फ एला के लिए अच्छी जिंदगी बिताना शुरू कर दिया। बेटी को ये बातें बताकर थियो ने एला को प्यार से सुला दिया। अब आधी रात को फिर थियो की आंख खुल गई। उसे पानी भरने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने जाकर देखा तो बाथटब पूरी तरह खाली था। अचानक पीछे का गेट अपने आप बंद हो गया। अब एक बार फिर थियो एला से अलग हो चुका था। वो खुद को फिर उसी डरावने सपने वाली जगह पर खड़ा पाता है, जिसके बीचों बीच एक पानी से भरा हुआ बाथटब रखा हुआ था। थियो फिर से घबराकर अपनी बेटी एला को आवाज देने लगा। थियो ने पहला दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ उसे अचानक खुद अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे समझ में आ चुका था कि डायरी में घर छोड़ने वाला मैसेज भी उसी ने लिखा हुआ था। थियो अब अपने अतीत को देखकर घबराने लगा। वो देख रहा था कि घर में आते ही उसके साथ कितनी अजीबोगरीब घटनाएं हुई। इस घर में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के सारे नियम टूट रहे थे। उसके सामने सीढ़ियां तो थी, लेकिन थियो जैसे ही उन्हें सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो सीढ़ियां बड़ी और लंबी होती जा रही थी। बहुत संघर्ष के बाद थियो दूसरी मंजिल पर अपनी बेटी को ढूंढते हुए पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ सुजैन और एला कार के पास खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। ये देखकर थियो चौंक उठा, लेकिन अचानक फिर वो वापस उसी कॉरिडोर में पहुंच गया। वहाँ उसके सामने एक आदमी प्रकट हुआ। थियो ने अपने सामने आए उस रहस्यमय आदमी को ध्यान से देखा। उस आदमी ने थियो से कहा, मेरे कई चेहरे हैं थियो। थियो कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर इस वक्त उसके लिए अपनी बेटी ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। वो घबराहट और डर में एला को बचाने का रास्ता ढूंढने लगा, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता था कि उसकी मासूम बेटी बिल्कुल निर्दोष है। तभी उस रहस्यमय आदमी, जिसे इस लेटर के नाम से जाना चाहता था, थियो की तरफ देखते हुए कहा, बच्चों को अपने माँ बाप के किए गए कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। ये बात सुनते ही थियो को बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन ही उस रहस्यमय आदमी यानी इस लेटर पर हमला कर दिया, मगर उसका ये हमला बिल्कुल बेअसर था। थियो हैरान था कि ये कैसे संभव है। अगले पल उसने देखा कि इस लेटर के हाथ में कोई डंडा या हथियार नहीं था। इस लेटर ने बड़े शांत अंदाज में थियो से कहा, अगर तुम अपनी बेटी एला के सामने अपने सारे सच कबूल कर दोगे और उसे खुद से दूर जाने दोगे तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। अचानक एला वहाँ पर सामने आई। उसे देखकर थियो का दिल भर आया। उसने अपने बेटी एला के सामने अपने झूठ के लिए रोते हुए माफी मांगी। एला भी अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। उसने फौरन अपने पिता को माफ कर दिया। भावुक होकर थियो ने बेटी से कहा, घर जाकर मुझे हमेशा याद रखना बेटा। इसके बाद थियो अपनी बेटी एला को लेकर तेजी से घर के बाहर आया। बाहर सुजैन अपनी कार के पास ही खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। थियो ने एला को प्यार से देखा और फिर उसे गले लगाकर कार में बैठा दिया। सुजैन की आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। उसने थियो से कहा कि वो भी उनके साथ चले और परिवार को टूटने से बचा ले, लेकिन थियो ने जाने से मना कर दिया। थियो ने सालों से दबा हुआ सच आखिरकार बोल ही दिया। उसने बताया कि कैरोलिना की मौत के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार था। दरअसल उस वक्त थियो अगर चाहता तो वो कैरोलिना को आसानी से बचा सकता था, मगर उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि कैरोलिना की मानसिक स्थिति की वजह से उसकी खुद की जिंदगी भी नरक बन चुकी थी। थियो ने उसी समय यह फैसला लिया था कि कैरोलिना को वो बचाएगा नहीं। थियो ने सुजैन को बोल दिया कि अब यही रहस्यमय और डरावना घर ही उसके लिए रहने लायक है। वो बाहर की दुनिया में अब नहीं लौट सकता। जैसे उसने ये स्वीकार किया, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य आया। थियो ने खुद को घर से बाहर निकलते हुए देखा। उसने अपनी बेटी एला के साथ खुद को घर छोड़ते हुए देखा, यानी वो खुद अपने अतीत की एक परछाई बन चुका था। इसके बाद धीरे धीरे उसकी मौजूदगी बिल्कुल गायब हो गई और थियो अब उस घर का हिस्सा बन चुका था, जहाँ से कोई भी लौट कर नहीं आता। इस घटना के बाद आसपास के लोग हमेशा यही कहते रहे कि इस रहस्यमय घर में जो भी आया वो कभी भी वापस नहीं लौटा, और यही इस कहानी का अंत भी हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? इसे देखने पर ऐसा लगता है कि इसकी कहानी थोड़ी बहुत हॉलीवुड फिल्म द शाइनिंग जैसी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन दोस्तों यकीन मानिएगा कि 1980 में रिलीज हुई द शाइनिंग फिल्म की डरावनी घटनाएं वाकई में नेक्स्ट लेवल थी। मैं द शाइनिंग मूवी को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। और आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।